अपनी बस्ती के लिए देवता के आशीर्वाद के रूप में हम इस इंसान को स्वीकार करते हैं और चकवा की सरदारनी बुद्ध देवता के भेजे इस इंसान से ब्याह करने की घोषणा करती है। इन शब्दों के साथ ही बस्ती की भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। देवराज चौहान की कठोर निगाह सरदारनी पर जा टिकी। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी ओची जल्दी से पास आया और देवराज चौहान की बाजू पकड़कर धीमे स्वर में बोला, इनकार मत करना। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है जैसे तुम इनकार करने वाले हो। हाँ, देवराज चौहान का स्वर सख्त था। मुझे यह सब मंजूर नहीं। मैं यहाँ खजाना लेने। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ओची ने जल्दी से कहा। तुम शहरों में कोई भी हो, कैसी भी हैसियत रखते हो, मैं नहीं जानता और नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं है। सरदारनी के एक इशारे पर तुम्हारे असंख्य टुकड़े हो सकते हैं। अगर तुमने सरदारनी की बात से इनकार किया तो वह तुम्हें कैद खाने में डाल सकती है। तुम इनके कैद खाने के बारे में नहीं जानते। कैद खाना देखकर रूह कांप उठती है। वह तुम्हें इतने कोड़े लगवा सकती है कि महीना भर तुम बेड से ही ना उठ सको। तुम्हारा जिस्म कटवाकर उसमें नमक मिर्च डलवाती रहेगी, नए जख्म बनाती रहेगी। यह तो कुछ भी नहीं है और बहुत खतरनाक तरीके हैं उनके पास। तुम्हारा मतलब कि मैं इनकी बात मान लूं? देवराज चौहान दांत बींचकर बोला। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि इनकार की स्थिति में ये लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पागल हो गए हो तुम? मैं यहाँ खजाना लेने आया हूँ, शादी ब्याह करने नहीं। मालूम है मुझे, लेकिन जो हालात पैदा हो गए हैं उनका मुकाबला तो करोगे। इन लोगों से तुम बचकर भी नहीं खिसक सकते। तुम इस खतरनाक जंगल का 1 मील का रास्ता तय करोगे तो यह 5 मील का रास्ता तय कर लेंगे। ओची गंभीर था। तुम्हारा मतलब है कि मैं इस सरदारनी के साथ ब्याह कर लूं? देवराज चौहान के दांत बिछ गए। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूँ, वक्त के साथ चलो, मौका देखो और काम करो। खजाना लेने आए हो तो पहले खजाने को अपने कब्जे में करो, उसके बाद सोचो कि यहाँ से निकलना कैसे है। देवराज चौहान होठ पीछे ओची को देखता रहा। और इस समय जो मुसीबत सामने है उसका निपटारा करो। सरदारनी तुमसे ब्याह करना चाहती है और अभी तुमने नैना नाम की लड़की को जीता है। ओची धीमे स्वर में बोला, यानी कि तुम्हें पाने के लिए सरदारनी और नैना की आपस में जंग होगी। जो जिंदा रहेगा वह तुम्हें पालेगा और यकीनन सरदारनी ही जीतेगी। नैना उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। नैना को बचाओ और उसे किसी को सौंपने की घोषणा कर दो। इससे लड़ाई नहीं होगी, नैना बच जाएगी। बेकार में उसकी जान क्यों गंवाते हो? देवराज चौहान ने फौरन हालातों को समझा। ओची उसके पास से हट गया। देवराज चौहान ने सब पर निगाह मारी। सरदारनी चमकती आंखों से उसे देख रही थी। देवराज चौहान ने इशारे से जगमोहन को अपने करीब बुलाया और ऊंचे स्वर में बोला, इस युवती को मैंने अभी जीता है, वह मैं इसे सौंपता हूँ। जगमोहन मामले को कुछ भी नहीं समझा। यह क्या कह? जगमोहन ने पूछना चाहा। ओची से बात करना, वह तुम्हें समझा देगा। उसकी बात काटकर धीमे स्वर में देवराज चौहान बोला। देवराज चौहान के शब्दों पर सरदारनी के होठों पर मुस्कान उभरी। जगमोहन वापस चला गया। ठीक तभी जैसे तूफान सा उठा। बस्ती की भीड़ में से एक युवती निकलकर आगे आई। यह वही युवती थी जो सेहतमंद खूबसूरत थी और देवराज चौहान के गिर्द मंडराती रही थी। चकवा वासियों, मैं भी देवता के इस हमशक्ल युवक से शादी करना चाहती हूँ, युवती ने चिल्लाकर कहा। युवती की आवाज़ सुनते ही चकवा वासियों में हलचल सी मच गई और सरदारनी की आंखों में तो जैसे अंगारे दहक उठे। उसके होठों के बीच विशेली मुस्कान नाच उठी। निगाहें एकटक उस युवती पर टिकी हुई थी जो देवराज चौहान को देखकर मुस्कुरा रही थी और देवराज चौहान भी उसे देखे जा रहा था। देवराज चौहान को महसूस हो चुका था कि मामला अब संगीन होता जा रहा है, क्योंकि वह युवती भी उसे सरदारनी से कम नहीं लगी थी, ना तो खूबसूरती में और ना ही हाव भाव में। हालातों ने अब खतरनाक रुख ले लिया था। तभी भीड़ में से बूढ़ा आदिवासी निकलकर युवती के पास पहुंचा। जानती है तू क्या कह रही है?
बूढ़ा आदिवासी क्रोध में कह उठा। हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ। युवती का स्वर सख्त हो गया। तू सरदारनी से मुकाबला करेगी? हाँ, करूँगी। मुझे यह इंसान पसंद है। मैं इसके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। उस युवती ने देवराज चौहान की ओर इशारा किया। जरूरत पड़ी तो मैं इसके लिए जान भी दे दूंगी। सरदारनी से युद्ध कर सकेगी तू? जीत सकेगी इसे? बूढ़ा व्यक्ति सख्त स्वर में बोला। तुम भूल रहे हो बाबा कि कभी इसी की माँ ने दूसरे मर्द को लेकर युद्ध किया था मेरी माँ से। तब मेरी माँ चकोआ की सरदारनी थी और उस लड़ाई में मेरी माँ हार गई और जीत के साथ साथ इसकी माँ को चकोआ की सरदारनी का ताज भी मिल गया। आज अगर मैं जीत गई तो इस इंसान के साथ साथ मैं सरदारनी का वह ताज भी पालूंगी जो मेरी माँ के सिर से उतारकर इसकी माँ ने अपने सिर पर पहन लिया था। वह एक एक शब्द चबाकर ऊंचे स्वर में बोली। पल भर के लिए वहां पैना सन्नाटा छा गया। उस बूढ़े आदिवासी के होठों से कुछ भी न निकल सका। इस हार जीत का फैसला तुम में से किसी एक की मौत पर जाकर समाप्त होगा, बूढ़े के होठों से निकला। जानती हूँ, युवती ने दांत पींचकर कहा। तभी सरदारनी कह उठी। हमें मंजूर है। कबीले के रिवाज के मुताबिक देवता के भेजे इंसान को पाने के लिए हम मुकाबला करेंगे और जो जिंदा रहेगा वही देवता के भेजे इस इंसान का मालिक बनेगा। देवराज चौहान दोनों को देखे जा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन बेवकूफ औरतों से क्या कहे। और यह मुकाबला, इस बात का फैसला कि देवता के भेजे इस इंसान का मालिक कौन बनता है, कल सूर्य निकलने के बाद यहीं पर सबके सामने होगा। युवती देवराज चौहान को देखकर मुस्कुराई, फिर पलटकर भीड़ में खो गई। शाम हो चुकी थी। देवराज चौहान बाहरी कुर्सी पर बैठा हुआ था। आने जाने वाले बस्ती के लोग उसे खास निगाहों से देखे जा रहे थे। एकाएक देवराज चौहान उठा और बस्ती में टहलता हुआ आगे बढ़ गया। एक की निगाह में उसने पहचान लिया कि 3 लड़ाके उस पर निगाह रखे हुए हैं। देवराज चौहान बुद्ध के सामने पहुंचकर ठिठक गया। इसमें कोई शक नहीं था कि बुद्ध से उसका चेहरा काफी हद तक मेल खा रहा था, परंतु वह तो सिर्फ खजाने के द्वार को देख रहा था, यानी कि बुद्ध के होठों पर को, जो कि बिल्कुल ठीक तरह से बंद थे और कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि इस पत्थर के बुद्ध के होठ खुलते भी होंगे। देवराज चौहान आगे बढ़कर बुद्ध को छूकर देखने लगा। वह पहाड़ी पत्थर का था। स्पष्ट था कि किसी पहाड़ी पत्थर को काट काट कर उसे बुद्ध की शक्ल दी गई है और पत्थर को तराश कर बुद्ध बनाने वाला इंसान बेहद समझदार और हुनरमंद रहा होगा, तभी तो इतना बढ़िया प्यारा बुद्ध बना दिया उसने। देवराज चौहान की निगाह बुद्ध के दाएं हाथ पर जा टिकी, जो कि आगे को फैला हुआ था। यह हाथ ही खजाने के दरवाजे को खोलने की चाबी था। वह अच्छी तरह जानता था। हीरानंद जसनानी ने भी यही बताया था कि गुलशन छाबड़ा अपने साथियों के साथ किस तरह बुद्ध के भीतर गया था। देवराज चौहान काफी देर तक बुद्ध को देखता रहा, फिर पलटकर वह मेहमान खाने की तरफ बढ़ गया। तीनों लड़ाकों की निगाह बराबर उस पर थी। ये तो बहुत खतरनाक बस्ती है बड़ी। आदिवासी कबीला है ये, यहाँ हर बात खतरनाक ही होगी, जगमोहन बोला। लेकिन मेरे को ये सब पसंद नहीं आया, हीरानंद हाथ हिलाकर बोला। क्या पसंद नहीं आया? राजन चौधरी ने हीरानंद को देखा। यही कि पहले नैना प्यारी को पाने के लिए झगड़ा हुआ। कहते हुए हीरानंद ने नैना पर निगाह मारी, जो डरी सी कुछ ही दूर कुर्सी पर बैठी थी। देवराज चौहान ने एक को मार दिया। अब देवराज चौहान के खातिर सरदारनी और वह युक्ति लड़ाई करेगी। उनमें से एक मरेगा। यहाँ पर तो सब कसाई है नी बड़ी। हर जगह का अपना कानून होता है, जगमोहन ने कहा। साईं, एक बात समझ में नहीं आती। क्या? मेरा चेहरा बुद्ध से क्यों नहीं मिलता? हीरानंद ने अपने गालों पर हाथ फेरा। तुमने गलत कहा है हीरानंद, तुम्हें पूछना चाहिए बुद्ध का चेहरा तुमसे क्यों नहीं मिलता। साईं, मजाक नहीं कर, यहाँ तो सूखी जा रही है, हीरानंद जसनानी हाथ हिलाकर बोला। वो हरामी गुलशन तो अब तक मर गया होगा नी, वो तो कल से बाहर नहीं निकला। 24 घंटा हो गया है उसे बुद्ध में गए। वड़ी जगमोहन, कहीं बाहर निकलने का दूसरा रास्ता तो नहीं है? हम यहाँ पर बैठे हैं और वह हरामी गुलशन सारा माल समेटे दूसरे रास्ते से चलता बने। हीरानंद, राजन चौधरी ने गहरी सांस ली।
क्या? अगर माल उनकी किस्मत में है तो वह ले जाएंगे, हमारी किस्मत में हुआ तो हम ले जाएंगे। वो माल तो। हीरानंद इन बातों में एक बात और जोड़ ले, जगमोहन बोला। यह भी हो सकता है कि खजाना किसी के हाथ न लगे और जान बचानी भी कठिन हो जाए। साईं ऐसा क्यों वड़ी? तुम्हें हालात नजर नहीं आ रहे? जगमोहन ने दांत भींचकर कहा। हम यहाँ पर खजाना लेने आए हैं, लेकिन कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। बस्ती के अपने ही झंझट ही खड़े हो गए हैं। बस्ती की सरदारनी देवराज चौहान को पाने के लिए खून खराबा करने पर उतारू हो गई है। दूसरी तरफ जो युवती है वह भी सरदारनी से किसी तरह कम नहीं लग रही। कोई भी जीते कोई भी हारे, मुसीबत तो हमारे सिर ही आएगी। यह लोग देवराज चौहान को जाने नहीं देंगे। जो भी जीतेगी वह देवराज चौहान से बच्चे पैदा करवाएगी। अजीब मुसीबत है ये तो। साईं जगमोहन, बड़ी बच्चे तो मैं भी पैदा करवा सकता हूँ। माँ, मेरा मतलब यह है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सामने वाली माँ बन जाए। इस बारे में तो देवराज चौहान को परेशानी नहीं होगी। मैं सब संभाल लूँगा। साईं, मेरे लिए तो छोटी ही बात है। जगमोहन ने मुंह बनाकर खा जाने वाली निगाहों से हीरानंद को देखा। क्यों, यह काम मैं नहीं कर सकता? जगमोहन काट खाने वाले अंदाज में बोला। कर सकते हो, यह तो मैंने नहीं कहा कि। तो चुप रहो। जब बच्चे पैदा करने की बात आएगी तो मैं संभाल लूंगा। ठीक है ठीक है, हीरानंद ने सिर हिलाया। तुम सब संभाल लेना। मैंने तो इसलिए कहा था कि तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा, तुम खजाना समेट रहे होगे। मैं एक ही वक्त पर दो दो काम संभाल सकता हूँ। तुम अपनी जान मत सुखाओ। हीरानंद जसनानी ने सिर हिलाया। कल कोई भी जीते, राजन चौधरी बोला, हम लोगों की स्थिति में कोई फर्क नहीं आएगा। यही तो सारा चक्कर है। जगमोहन ने सिर हिलाया। बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। यहाँ से चुपचाप जाया तो सकता है, राजन चौधरी बोला। नहीं, यह भी संभव नहीं। जगमोहन ने सिर हिलाया। जंगल के इन खतरनाक रास्तों से यह लोग हमसे कहीं अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम भागेंगे तो यह लोग रास्ते में कहीं भी हमें पकड़ लेंगे। तब हमारी स्थिति और भी बुरी हो जाएगी। फिर हमें शायद इस बस्ती के कैदी बनकर रहना पड़े। तभी हीरानंद जसनानी उठा और तेजी से कुछ दूर बैठी नैना की तरफ बढ़ गया। ओ मेरी प्यारी प्यारी चुईया। रात को बस्ती में बेहद ठंडी हवा चल रही थी। खुली हवा में टहलने का मजा ही कुछ और था। रोशनी के लिए बस्ती में मशालों का इस्तेमाल किया जा रहा था। पर्याप्त रोशनी थी वहां पर। पानी के लिए 3-4 कुएं खोद रखे थे। हर सहूलियत थी उन्हें। रात का खाना खाने के पश्चात उन्हें फुर्सत मिली ही थी कि एक लड़ाका वहां पहुंचा। उसने आदिवासी भाषा में कुछ कहा, जिसे वहां बैठे ओची ने समझा। ओची ने उसे जाने के लिए कहा तो लड़ाका चला गया। ओची ने देवराज चौहान को देखा। तुम्हें सरदारनी का बुलावा आया है। क्यों? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़ गए। होगा कोई काम? देवराज चौहान के होठ सख्ती से बिछ गए। अगर मैं न जाऊं तो? नहीं, ओची ने सिर हिलाया। तुम्हें जाना ही होगा। तुम शायद चकुआ की सरदारनी की ताकत नहीं पहचान पा रहे। इस वक्त उसे नाराज करना ठीक नहीं। इस जंगल के सारे खतरनाक कबीले उनकी सरपरस्ती में है। इससे तुम सोच ही सकते हो कि वह क्या कुछ करने का दम रखती है। और यहाँ पर तो हम लोग वैसे ही शक्तिहीन हैं। यहाँ के कबीलों की अपनी ही ताकत है। साईं देवराज चौहानी, यह ठीक कहता है। अभी अपना दमखम मत दिखाओ वड़ी। देवराज चौहान आंखों में खूनी भाव लिए ओची के साथ बाहर निकला। मैं तुम्हें एक बार फिर समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ अपनी ताकत दिखाने की चेष्टा मत करना। हथियारों का इस्तेमाल बेकार रहेगा। यहाँ पर तुम सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही इन लोगों को परास्त कर सकते हो। जब तक तुम इनकी बात मानते रहोगे, जिंदा रहोगे। मैं ज़्यादा देर इनके इशारों पर नहीं चल सकता, देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। ज़्यादा देर नहीं तो कुछ देर ही चल लो। उस वक्त तक चल लो जब तक कि तुम खजाना नहीं हासिल कर लेते, अपना मतलब नहीं साध लेते। अपना काम निकालने के लिए अगर तुम कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सिर झुका भी लेते हो
तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तुम्हारी नज़रों में नहीं होगी, तुम्हारे लिए नहीं होगी, लेकिन मेरी नज़रों में बुराई है। मैं आदत से मजबूर हूँ। मेरा सिर नहीं झुकता किसी इंसान के सामने। ओची के होठों से गहरी सांस निकली। मेरा काम तुम्हें समझाना था, समझा दिया। अब मेरी बात तुम समझते हो या नहीं, यह तुम जानो। बच्चे नहीं हो, अपना अच्छा बुरा तुम्हें खुद मालूम होगा। देवराज चौहान ओची को देखता रहा। आओ चलें। देवराज चौहान ओची के साथ आगे बढ़ गया। 3 लड़ाके फासला रखकर पीछे पीछे ही थे। ओची देवराज चौहान को सरदानी के घर पर लेकर पहुंचा। ओची ने सिर निवाया, परंतु देवराज चौहान सीधा खड़ा रहा। सरदारनी देवराज चौहान को देखकर मुस्कुराई। सरदारनी का और कोई हुक्म? ओची ने शांत स्वर में कहा। नहीं, तुम जाओ। ओची बाहर निकल गया। देवराज चौहान और सरदारनी की आंखें टकराई। बैठो, सरदारनी ने मधोश स्वर में कहा। सरदारनी ने मधोश स्वर में कहा। होठ बीचे देवराज चौहान सोफे की कुर्सी पर बैठ गया। उस बड़े होल कमरे में 2 मशालों का भरपूर प्रकाश फैला था। मशाल के सुर्ख प्रकाश में देवराज चौहान का चेहरा तपता हुआ सुर्ख अंगारा लग रहा था और सरदारनी का चेहरा इस रोशनी में बेहद खूबसूरत, बेहद जानलेवा नजर आ रहा था। सरदारनी चेहरे पर मुस्कान लिए देवराज चौहान को देखे जा रही थी। तुम कुछ तनाव में नजर आ रहे हो, सरदारनी ने मुस्कुराकर कहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया, फिर पहलू बदला। मैं ठीक हूँ। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। शायद तुम मुझे आदिवासी, गंवार, अनपढ़ समझ रहे हो, सरदारनी मुस्कुराई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक पढ़ी लिखी समझदार औरत हूँ। अच्छे बड़े शहर में मैंने स्कूल और कॉलेज पढ़ा है, लेकिन मैं इसी आदिवासी कबीले की हूँ। मेरी माँ कबीले की सरदारनी रही और मैं बाहर पढ़ती रही। जब मैं पढ़ लिख कर यहाँ आई तो माँ की मौत हो गई और मुझे सरदारनी बनना पड़ा। यही की हूँ मैं। अपनी ही मिट्टी सबको अच्छी लगती है, तो मैं इसमें क्या करूँ? तुम्हें मेरे साथ शादी करके जरा भी अफसोस नहीं होगा, बल्कि मैं ना तो यहाँ रहना चाहता हूँ और ना ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर सख्त स्वर में कहा। तुम भूल में हो कि मैं तुमसे शादी करूँगा। सरदारनी हंसी। तुम जानते हो तुम्हारे इस जवाब पर मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ? मालूम तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक सोच तो सकता हूँ। तो सोच लो और आराम से बैठो। ऐसा कुछ मत करो कि मुझे कुछ करना ही पड़े। कष्ट लेते हुए देवराज चौहान उठा और सरदारनी की आंखों में जाकर बोला। मैं यहाँ शादी करने नहीं, बुद्ध के भीतर मौजूद खजाने को लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊँगा। बेवकूफ़ी वाली बात मत करो, सरदारनी गंभीर स्वर में कह उठी। उस खजाने के चक्कर में पड़े तो मौत ही हासिल होगी। जिसने खजाने की तरफ हाथ बढ़ाया है वही बेमौत मरा है। देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। किसी को जिंदा बाहर निकलते नहीं देखा। नहीं, और मैं तुम्हारी मौत नहीं चाहती, सरदारनी गंभीर स्वर में बोली। जो भी खजाना लेने आया वह जिंदा वापस नहीं लौटा, क्योंकि ठीक 5 मिनट बाद खजाने का प्रवेश द्वार यानी कि बुद्ध का मुंह बंद हो जाता है। जब भी हमें बस्ती के लिए दौलत की जरूरत पड़ती है तो हमारा एक आदमी बुद्ध के भीतर जाता है और 5 मिनट के भीतर वह हीरा या सोने की ईंट लेकर वापस आ जाता है। अगर वह 5 मिनट में नहीं आ पाता तो बुद्ध का मुंह बंद हो जाता है और वह भीतर ही रहकर मर जाता है। क्यों? तुम लोग बुद्ध के हाथ पर बैठकर बुद्ध का मुंह यानी कि प्रवेश द्वार खोल सकते हो? नहीं, सरदारनी ने सिर हिलाया। एक बार बुद्ध का मुंह बंद होने पर बुद्ध का मुंह फौरन नहीं खुलता। जाने क्या सिस्टम है, लेकिन जो भी सिस्टम है लाजवाब है। कुछ दिनों बाद बुद्ध का मुंह पुनः हाथ पर बैठकर खोला जा सकता है। देवराज चौहान कष्ट लेकर सोच भरी मृदा में सरदारनी को देखने लगा। खजाना हमारा है, हमारे पास है, सरदारनी अजीब से स्वर में बोली। लेकिन उसे हम भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इस बुद्ध का पूरा सिस्टम नहीं मालूम। जहाँ तक मेरा ख्याल है, बुद्ध का मुंह बंद हो जाने पर बुद्ध के भीतर ऐसा कोई सिस्टम होगा जिसमें कि बाहर आने के लिए
बुद्ध के होठ पुनः खोले जा सकें, बाहर आने का रास्ता बनाया जा सके। और वह सिस्टम हमें भी नहीं मालूम। सरदारनी की बात सुनकर देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। मुझे मालूम है। सरदारनी चौंक कर उठ खड़ी हुई। क्या बोला तुमने? सरदारनी ने देवराज चौहान को घूरा। मुझे मालूम है कि भीतर से जब बाहर आना हो तो कैसे बुद्ध का मुंह खोला जा सकता है। सच कह रहे हो? सरदारनी के स्वर में शंका के भाव थे। हाँ। तुम पहले भी कभी यहाँ आए हो? नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि भीतर से बुद्ध का मुंह कैसे खोला जा सकता है? 4-5 साल पहले यहाँ कोई आया था, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मेरे ख्याल में वह लोग भीतर फंस गए होंगे, तो हाथ पांव मारने पर उन्होंने रास्ता खोज निकाला होगा। तो उन लोगों ने तुम्हें रास्ता बताया? ऐसा ही समझ लो। मुझे बताओ, भीतर से बुद्ध का रास्ता कैसे खुलता है? नहीं, यह बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सरदारनी के चेहरे पर चंचल मुस्कान उभरी। क्यों, मुझे भी नहीं बताओगे? देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। सुनो, सरदारनी बोली, मुझे मालूम है बुद्ध के भीतर अरबों खरबों का खजाना है। मेरे साथ मिल जाओ, जिंदगी भर साथ देने का वायदा करो। तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिता देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर हो तो हम बुद्ध के भीतर मौजूद खजाना लेकर यहाँ से दूर कहीं मजे की जिंदगी बिता सकते हैं। बिना मेरी सहायता के तुम बुद्ध के भीतर मौजूद खजाने को हासिल नहीं कर सकते। बोलो, सोच लो। देवराज चौहान के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। यह भूल है तुम्हारी कि तुम मुझे अपने हुस्न के जाल में फंसा लोगी। तुम इन जाहिल गवारों पर ही राज करो, इन पर ही अपना हुक्म चलाओ। ना तो कभी तुम मुझे हासिल कर सकती हो और ना ही खजाने को। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। मैं तुम्हें यह खजाना हासिल करके दिखाऊंगा। सरदारनी जहरीली हंसी हंसी। भूल तो तुम कर रहे हो। याद रखना, मेरे जीते जी तुम खजाना हासिल नहीं कर सकते। करूंगा, खजाना हासिल करूंगा। देवराज चौहान होले से हंसा। तमाशा तो तुम कल सुबह देखना, जब शादी के लिए मैं तुम्हें जीत लूंगी। कबीले के रिवाज के मुताबिक तब तुम मेरी बात से इनकार नहीं कर सकते। अगर किया तो मैं तुम्हें कोई भी कैसी भी सजा। कल की बात कल देखेंगे। देवराज चौहान ने जहरीली निगाहों से उसे देखा। प्यार से बोलो, अभी तो रात बाकी है। सरदारनी ने अर्थपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा। बोलो, क्या लोगे? कैसी विस्की चलेगी? जो भी ब्रांड बोलो मिलेगा। मेहरबानी, देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। इस समय किसी भी चीज को लेने का मेरा मन नहीं है। फिर कब मन होगा? खजाना समेटने के बाद सोचूंगा। ठीक है। सरदारनी हंसी। ऐसे ही सही। अब रात तो मजे से बिता लो, सुबह चले जाना। देवराज चौहान ने सरदारनी को घूरा, फिर पलटकर बाहर निकल गया। सरदारनी हंसी, कहर से भरी हंसी। जाओगे कहाँ? कल सुबह के बाद तो तुम मेरे आगे पीछे घूमते नजर आओगे। देवराज चौहान ठिठक गया। अंधेरे में भी उसने पहचान लिया था कि सामने वही युवती खड़ी थी जिसने कल सरदारनी से मुकाबला करना था। 3 लड़ाके जो उस पर निगाह रखे हुए थे वह पीछे ही रुक गए। उसने जरा सा सिर नवाया, फिर मधुर स्वर में बोली, ए मेरे देवता के हमशक्ल, मेरा सलाम कबूल करो। देवराज चौहान उसे देखता रहा। सरदारनी से मिलकर आ रहे हैं आप? हाँ। क्या कह रही थी वह? यही कि कल वह मुझे शादी के लिए जीत लेगी। यह भूल है उसकी। कल के मुकाबले में विजय मैं प्राप्त करूंगी, वह दृढ़ स्वर में बोली। देवराज चौहान कुछ न बोला। इस कबीले की सरदारी पुश्त दर पुश्त हमारी ही रही है, परंतु एक बार सरदारनी की माँ ने धोखे से मेरी माँ को हराकर खुद सरदारनी बन बैठी। मैं तो कब से इस ताक में थी कि सरदारनी का और मेरा टकराव हो, और यह मौका आ गया। कारण तुम बने। कल सरदारनी के हारने का मतलब है उसके हाथ से सरदारी भी गई और तुम भी। यानी कि सरदारनी मैं बन जाऊंगी और तुम्हें पालूंगी। देवराज चौहान उसे देखता रहा। लेकिन मुझे दुख है, ये मेरे देवता के हमशक्ल, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बन सकूंगी।
क्योंकि मैं बस्ती के किसी युवक से शादी करना चाहती हूँ, उसके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। मैं खुद भी तुमसे यहाँ किसी से भी ब्याह नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर सिर्फ खजाना लेने आया हूँ। अगर कल मैं जीती तो तुम अपनी मर्जी के मालिक होंगे। खजाना ले जाना चाहते हो तो खजाना ले जाओ, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। हम तो अपना खोया हुआ रुतबा यानी कि चकवा बस्ती की सरदारनी बनना चाहती हैं और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। अगर कल तुम जीत गई तो बस्ती वालों से क्या कहकर मुझे अपने से दूर करोगी? यह बात हम पर छोड़ दो। ये मेरे देवता के हमशक्ल, सिर्फ हमारे जीतने की प्रार्थना करो। कल मुकाबले के मैदान में तुम हमें देखोगे। अब मैं चलती हूँ, कहते हुए उसने थोड़ा सा सिर झुकाया। देवराज चौहान उसे देखता रहा। फिर वह देखते ही देखते पलटकर अंधेरे में गुम हो गई। आधी रात के करीब दरवाजे पर थपथपाहट हुई। उस तेज थपथपाहट से लगभग सबकी नींद टूटी। इस वक्त कौन हो सकता है? जगमोहन ने ओची को देखा। असमझता से गिरा ओची आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एकमात्र मशाल जल रही थी। उस मशाल के प्रकाश में उस युवती का घबराया चेहरा चमक रहा था जिसने सुबह सरदारनी से मुकाबला करना था। तुम, ओची के होठों से निकला। इस वक्त मुझे बचा लीजिए, सरदारनी के लड़ाके मेरी जान ले लेना चाहते हैं, वह घबराए स्वर में बोली। ओची ने उसे भीतर आने दिया, फिर दरवाजा बंद किया। कौन तुम्हारी जान लेना चाहता है? देवराज चौहान ने पूछा। सरदारनी के लड़ाके, वह घबराई सी बोली। क्यों? ताकि मैं कल उससे मुकाबला न कर सकूं। उसे डर है कि वह कल मुकाबले में मुझसे हार जाएगी, इसलिए वह मेरे को समाप्त करके मुकाबले का वक्त ही नहीं आने देना चाहती। साईं, तुम सारी बस्ती मिलकर सरदारनी की ऐसी तैसी फेर दो नी। सरदारनी के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। यह तो नया लफड़ा पैदा हो गया नी। कितने लड़ाके हैं तुम्हारे पीछे? 3। जगमोहन की बात काटकर वह युवती बोली। उन्होंने मुझे घर में ही घेर लिया था। कठिनता से जान बचाकर वहां से निकलकर यहाँ आई हूँ। मुझे सुबह तक बचा लीजिए। तुम बस्ती वालों को इकट्ठा करके बताओ कि सरदारनी के लड़ाके तुम्हारी जान। कोई फायदा नहीं, मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सब सरदारनी की बात को ही सही कहेंगे। हो सकता है सरदारनी पर इल्जाम लगाने के जुर्म में सरदारनी मेरा सिर कटवा दे। साईं, मुझे बचाकर रखना वड़ी। हीरानंद जसनानी फौरन हाथ जोड़कर बड़बड़ा उठा। तुम यहीं रहो। देवराज चौहान एकाएक दांत बींचकर कहते हुए उठा। मैं बाहर देखता हूँ। बाहर मत जाइए, वह बहुत खतरनाक है। तुम्हारी जान, युवती ने कहना चाहा। तुम आराम से यहाँ रहो। देवराज चौहान का स्वर कठोर था। जगमोहन फौरन उठ खड़ा हुआ। मैं साथ चलूंगा। इस वक्त तुम्हारे अकेले बाहर जाना ठीक नहीं। देवराज चौहान और जगमोहन बाहर निकले। बाहर रात का गुप्त अंधेरा था। सिर्फ मशालों का प्रकाश ही कहीं कहीं नजर आ रहा था। देवराज चौहान और जगमोहन ने इधर उधर निगाह मारी। 2 लड़ाके नजर आए जो छिपकर दोनों को देख रहे थे। अंधेरे में ही देवराज चौहान और जगमोहन की नजरें मिली और वह आगे बढ़ गए। कुछ आगे जाने पर अंधेरा आया तो उन्हें जिस चीज की ओट मिली ले ली। सांस रोके वह दोनों तब तक वहीं खड़े रहे जब तक कि उन्हें तलाश करते वह लड़ाके वहां तक नहीं पहुंच गए। अगले ही पल दोनों ने झपट्टा मारा। उनके होठों पर हथेलियां चिपक गई। फिर वेग के साथ देवराज चौहान और जगमोहन ने कैरेट के चाप का इस्तेमाल किया। रात के गहरे अंधेरे में हड्डी टूटने की तीव्र आवाज उभरी और दोनों लड़ाकों के शरीर लटक गए। उन्हें आराम से जमीन पर लिटाकर दोनों आगे बढ़ गए। देवराज चौहान और जगमोहन सरदारनी के मकान पर पहुंचे। सरदारनी के मकान के बाहर पहरे के तौर पर लड़ाके मौजूद तो थे, परंतु किसी ने भी उन्हें रोकने की चेष्टा नहीं की। भीतर कई कमरों में घूमने के पश्चात एक कमरे में सरदारनी मिली, परंतु भीतर से आ रही आवाजों ने इन्हें बाहर ठिठकने पर मजबूर कर दिया। जाहिल गवार हो तुम लोग। सरदारनी की आवाज में नशे का खुमार था। तुम 3 खतरनाक लड़ाके एक मामूली सी औरत को खत्म नहीं कर सकते। और क्या करोगे तुम लोग? जी,
वह भागकर उन सभ्य लोगों की शरण में जा पहुंची। नहीं तो। शट अप। सरदारनी बेहद क्रोध में थी। नशे की अधिकता के कारण आवाज लड़खड़ा रही थी। आप कहे तो उसे उन लोगों से छीनकर उसे खत्म कर दें। दूसरे लड़ाके ने कहा। खामोश रहो। तुम लोगों में इतनी भी समझ नहीं है कि कौन सा काम कैसे किया जाता है। तभी देवराज चौहान आगे बढ़ा और भीतर प्रवेश कर गया। जगमोहन उसके पीछे था। तुम। सरदारनी उन्हें देखते ही चौंकी। देवराज चौहान ने उसे देखा। इस समय वह वास्तव में सुलगता शोला लग रही थी। ऊपर ब्लाउज टाइप कुछ पहन रखा था, ऐसा कपड़ा कि जिसने सिर्फ और सिर्फ छातियों को ही ढापा हुआ था। नीचे वाले हिस्से पर भी ऐसा कपड़ा कमर से बांध रखा था कि सिर्फ नीचे वाला हिस्सा ही छिपाया जा सके। टांगे खाली, कमर खाली, पेट खाली, छाती के ऊपर गला खाली। इसके साथ ही मशाल के प्रकाश में चमकता उसका नग्न बदन, विस्की के नशे में तपता उसका चेहरा, नशे में डूबी आंखें और जवानी ऐसी की अटल पहाड़ लगे। तबाही ही तबाही थी। देवराज चौहान के होठों पर मीठी मुस्कान उभरी। सरदारनी भी मुस्कुराई, फिर लड़ाकों से बोली, तुम दोनों जाओ यहाँ से। लड़ाके जाने लगे तो देवराज चौहान ने टोका, ठहरो, यह भी सुनते जाओ कि अब उस युक्ति की जान लेने की जरूरत नहीं है। लड़ाकों ने सरदारनी को देखा। सरदारनी ने देवराज चौहान के चेहरे पर फैली मीठी मुस्कान देखी, फिर लड़ाकों से बोली, इसने जो कहा तुम लोगों ने सुना। अब जाओ, उस युक्ति की जान लेने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ाके बाहर निकल गए। सरदारनी दिलकश अंदाज में मुस्कुराई। कौन सा ब्रांड लोगे? विस्की का नाम बोलो, माय लाइफ। जो ब्रांड तुम ले रही हो, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने हैरानी से देवराज चौहान को देखा, फिर तुरंत ही हैरानी को जब्त कर लिया। सरदारनी कुर्सी से उठने के चक्कर में लड़खड़ाई। जगमोहन ने तुरंत सरदारनी की बाह थामी और उसे वापस कुर्सी पर बिठाया। सरदारनी ने ठीक ठीक पी रखी थी। उठने और चलने के लिए उसे काफ़ी मेहनत की जरूरत थी। आप बैठिए। जगमोहन का कहने का अंदाज प्यार भरा था। मैं पैक तैयार करता हूँ। गुड बॉय, सरदारनी हाथ हिलाकर बोली। बॉय, जगमोहन ने मुंह बनाया। मैं बॉय नहीं हूँ, मर्द हूँ। ओ यंग मैन, तुमने मुझे अपनी मर्दानगी दिखाई तो नहीं अभी तक। सरदारनी नशे में हंसी। जब मर्दानगी दिखाओगे तो तब बात करना। मर्दों वाले कपड़े पहनकर कोई मर्द नहीं बन जाता। मर्दानगी तो मैं तुम्हें अभी। कहते कहते जगमोहन ने होठ बीच लिए। देवराज चौहान एकाएक तीखी निगाहों से उसे देखने लगा था। एक तरफ रखी बोतल में से जगमोहन गिलासों में से पेक बनाने लगा। मन ही मन जगमोहन हैरान भी था कि अमेरिकन ब्रांड की विस्की इस कबीले में। जगमोहन ने 2 पेक तैयार किए, एक अपने लिए, दूसरा देवराज चौहान के लिए। फिर आगे बढ़कर बोतल से सरदारनी के हाथ में पकड़े गिलास में विस्की डाली। डाल दो, सरदारनी हंसी। जितनी भी चाहे डाल दो, मुझे तो नशा होता ही नहीं है। जबकि वह इतनी ज़्यादा नशे में लग रही थी कि मालूम नहीं कब लुढ़क जाए। तुमने उस युक्ति की हत्या का हुक्म क्यों दिया? देवराज चौहान ने पूछा। यूं ही मन में वहम सा आ गया था कि कहीं मुकाबले में मैं हार न जाऊं। सरदारनी ने नशे से भरे लड़खड़ाते स्वर में कहा। मैं न सरदारनी का ओहदा खोना चाहती हूँ और न ही तुम्हें। तुम देवता के बुत के हमशक्ल हो और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मेरे ख्याल में तो वह युक्ति तुमसे कमजोर है। देवराज चौहान ने घूंट भरा। हाँ, नशे में सरदारनी ने अजीब से ढंग में गर्दन हिलाई। सब मुझसे कमजोर है। कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे कोई भी नहीं जीत सकता। तो फिर तुमने डरकर उस युवती की जान लेने के लिए लड़ाके क्यों भेजे? यूं ही, सरदारनी हंसी और हाथ में पकड़े गिलास को एक ही सांस में खाली कर दिया। यूं ही कोई काम नहीं होता। देवराज चौहान ने पुनः घूंट भरा। सरदारनी हंसी और अपना गिलास जगमोहन की तरफ किया। जगमोहन ने फौरन गिलास थामा। बढ़िया सा पैक बनाना, सरदारनी ने हंसकर कहा। जगमोहन ने अपना पैक भी खाली किया, फिर 2 पैक तैयार करके एक सरदारनी को थमाया। एक बात तो जाहिर हो गई। सरदारनी ने पैक थामते हुए नशे में हंसते हुए कहा कि तुम मर्द नहीं हो। अच्छा? जगमोहन के चेहरे पर तीखे भाव उभरे। यह कैसे जाना?
जो औरतों के लिए पैक तैयार करे, मेरी निगाहों में वो मर्द नहीं हो सकता। जगमोहन के चेहरे पर छाए तीखेपन के भाव गहरे हो गए। एक बात मैं भी कहूँ सरदारनी, जगमोहन ने एक एक शब्द चबाकर कहा। मेरी निगाहों में वह मर्द ज्यादा कामयाब है जो औरतों को अपने हाथ से पैक तैयार करके देते हैं और औरत समझती है कि उसकी तीमारदारी की जा रही है। वह खुश होती है, जबकि वह खुद भी नहीं समझ पाती कि तीसरे पैक के बाद उसने खुद ही अपने कपड़े उतारने शुरू कर देने हैं। मैं ऐसे मर्दों में आता हूँ। सरदारनी पुनः नशे से भरी हंसी हंसी। लेकिन मेरे कपड़े तो अभी तक बदन पर सही सलामत हैं। कोई बात नहीं, कुछ क्षण के बाद कपड़े उतारती हैं। वैसे तुम्हारे कितने पैक हो गए? यह छठा है। बस तो समझो तुम्हारा काम होने ही वाला है, जगमोहन ने तीखे व्यंग से भरे स्वर में कहा। इससे पहले सरदारनी कुछ कहती, देवराज चौहान बोल पड़ा। मेरे ख्याल में तुम कल के मुकाबले से डर रही हो कि वह युवती। शेठ, सरदारनी ने बायां हाथ हिलाकर कहा, फिर दाएं हाथ में थाम रखे पैक से गूंद पड़ा। तुम क्या मुझे डरपोक समझते हो? मुझसे कोई नहीं जीत सकता। वह तो मैंने यूं ही उसे खत्म करने को कह दिया। कल मेरा मूड नहीं था मुकाबला करने का। देवराज चौहान ने पैक खाली करके सामने पड़े टेबल पर रखा, फिर खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो डियर? अभी आ रहा हूँ, देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा, फिर आंखों ही आंखों में जगमोहन को इशारा किया। स्पष्ट इशारा था कि सरदारनी को और विस्की पिलाई जाए। यहाँ बैठो ना, सरदारनी ने देवराज चौहान को देखकर अपनी टांगे थपथपाई। आता हूँ, अभी वहीं बैठूंगा, कहने के साथ देवराज चौहान बाहर निकल गया। सरदारनी ने नशे से भरी हंसी हंसकर जगमोहन की तरफ तवज्जो दी। छठा पैक भी खत्म करो सरदारनी साहिबा। जल्दी क्या है? तुम्हें ना हो, लेकिन मुझे तो जल्दी है। क्या मालूम कोई कमाल ही हो जाए छठा खत्म होते होते। लो तुम भी क्या याद करोगे, कहने के साथ ही सरदारनी ने गिलास को खाली कर दिया। जगमोहन ने गिलास थामा। वह काफी नशे में थी। हुआ कुछ? अभी तो नहीं हुआ, जगमोहन ने मुंह बिगाड़ा। शायद 8वें में होता होगा तुम्हें। वह भी देख लो, कर लो। जगमोहन ने एक और मोटा ताजा पैक बनाकर सरदारनी के हाथ में दे दिया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, सरदारनी बोली। जगमोहन समझ गया कि अब इसकी घंटी बजने वाली है। मेरे को छुओ, मेरा बदन जल रहा है। राम राम, क्या बात कर रही हो? जगमोहन हड़बड़ाकर बोला। क्यों, मैं बुरी हूँ? नहीं, वह बात नहीं। पहले तुम 7वां खत्म करो, उसके बाद ही सही। वह कहाँ गया? वह देवता के चेहरे वाला। बाहर गया है। क्या करने? सरदारनी ने 7वां आधा पैक एक ही सांस में खत्म कर दिया। कुछ करने गया होगा, आएगा तो पूछूंगा। मुझे छुओ, पहले पैक तो खत्म कर लो, जगमोहन ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। वह इस हद तक नशे में थी कि जगमोहन को डर था, अगर उंगली भी उससे जोर से लगाई तो वह कुर्सी से नीचे लुढ़क जाएगी। देवराज चौहान राजन चौधरी को साथ लाया और रास्ते में उसे समझाया। उसने बहुत पी रखी है, वह जल रही है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है इस वक्त। तुमने उसको रात भर व्यस्त रखना है, और इस कदर व्यस्त रखना है कि कहीं सुबह होने से पहले होश में आकर वह अपने मुकाबले के लिए खड़ी युक्ति को मारने का आदेश न दे दे। समझ रहे हो ना? हाँ, देवराज चौहान के चेहरे पर कड़वे भाव फैले हुए थे। वह अच्छी तरह जानती है कि मुकाबले में वह हार सकती है, इसलिए मुकाबले से पहले ही वह उसे जान से मरवा देना चाहती है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर वह युवती कल की लड़ाई में जीत गई तो हमारे लिए अच्छी बात होगी, यह बात अच्छी होगी। सब मुसीबतें हमारे सिर से उतर जाएंगी। राजन चौधरी ने सिर हिलाया। उसे सुबह तक होश में आने का मौका नहीं देना कि वह अपने लड़ाकों से बात कर सके, उन्हें किसी प्रकार का ऑर्डर दे सके। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह रहा था। मैं सब संभाल लूंगा, राजन चौधरी ने विश्वास भरे स्वर में कहा।
दोनों सरदारनी के मकान के भीतर गए। सातवें पेग के बाद सरदारनी की घंटी बजने को तैयार थी। देवराज चौहान राजन चौधरी को वहां छोड़कर जगमोहन के साथ वापस मेहमान खाने में आ गया। चकवा बस्ती में अगले दिन की सुबह सबके लिए उत्सुकता से भरी थी। हर कोई प्रश्न भरी निगाहों से एक दूसरे को निहार रहा था। आज सरदारनी का उस युक्ति से मुकाबला होना था। इस मुकाबले में देवता के हमशक्ल आदमी का ही नहीं बल्कि कबीले की सरदारनी का भी फैसला होना था। बुद्ध के सामने वाली खाली जगह को साफ करने के पश्चात अच्छी तरह सजाया जा रहा था, क्योंकि यह मुकाबला बस्ती की सरदारनियों का था। राजन चौधरी उजाला फटते ही आ गया था। रात भर ठीक से सो नहीं सका था, इसलिए आते ही वह गहरी नींद में डूब गया। और वह युवती सुबह 5 बजे उनके पास से गई थी। इस समय दिन के 10 बज रहे थे। सब नहा धोकर नाश्ता कर चुके थे। कुछ ही देर में मुकाबला शुरू होने वाला था। जगमोहन ने राजन चौधरी को नींद से उठाया। क्या है? राजन चौधरी आंखें मिचमिचाते उठा। उठेगा या सारा दिन सोया रहेगा? जगमोहन ने जल्लाकर कहा। मुकाबला शुरू होने वाला है। राजन चौधरी आंखें मलते हुए उठ बैठा। रात सोया नहीं क्या? कहाँ सोया यार, वह तो दिन जल्दी निकल आया, नहीं तो वह मुझे पूरी तरह हड़प कर ही रहती। सरदारनी की बात कर रहे हो? हाँ तो और किसकी बात करूँगा, लेकिन तुम एक बात तो बताओ। क्या? देवराज चौहान रात को मुझे क्यों बुलाने आया? जो काम मैंने किया वह तो तुम भी कर सकते थे। मैं क्या कहूँ, यह सवाल तो तुम देवराज चौहान से ही कर लो। जगमोहन ने गहरी सांस ली। मेरे ख्याल में देवराज चौहान। नहा धोकर बाहर आ जाओ। जगमोहन उसकी बात काटकर बोला। अगर देर हो गई तो 2 पागल औरतों की खूनी लड़ाई देखने से वंचित रह जाओगे। कहने के साथ ही जगमोहन बाहर निकल गया। सारी चकवा बस्ती बुद्ध के पास इकट्ठी हुई पड़ी थी। दिन के 11 बज रहे थे। सूर्य सिर पर चढ़ता हुआ उनके नंगे बदन को तपा रहा था, परंतु किसी को भी तपिश का एहसास नहीं था। सब उत्सुकता से भरे पड़े थे कि आज कौन जीतता है, सरदारनी कौन बनती है। बस्ती की भीड़ गोलाई लिए मौजूद थी और उनके बीच में एक तरफ देवराज चौहान, जगमोहन, राजन चौधरी, हीरानंद सिंधी, ओचो, नैना, 2 गाइड और मजदूर खड़े थे। भीड़ के दायरे के बीचों बीच सिर से पांव तक अपने शरीर पर लाल रंग पोते सरदारनी ढाल और तलवार लिए खड़ी थी। इस समय उसका रूप रंग किसी डायन से कम नहीं लग रहा था। आंख सुलगकर जैसे आग उगल रही थी। कमर पर एक महीन सा कपड़ा बांध रखा था और दूसरा महीन कपड़ा छातियों पर बांध रखा था। वह खा जाने वाली निगाहों से सामने खड़ी उस युवती को देख रही थी जिससे उसने मुकाबला करना था। उस युवती ने अपने शरीर को काले रंग से पोत रखा था। कमर और छातियों पर छोटा छोटा कपड़ा बांध रखा था। उसकी काली आंखें सरदारनी को खा जाने को तैयार थी। उसने भी एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार थाम रखी थी। उसके होठों में रह रहकर खतरनाक गुर्राहट निकल रही थी, जैसे शिकार सामने हो और उसे जंजीर से बांध रखा हो। अजीब सा खतरनाक भयानक माहौल था वहां। बस्ती की भीड़ की निगाहें उन दोनों पर ही थी। दोनों पत्थर के बुत के सामने पहुंचकर थोड़ा थोड़ा झुकी, जैसे देवता का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ। उसके बाद दोनों पुनः अपनी जगह पहुंच गई। एक बूढ़े से व्यक्ति ने, जिसने राख जैसी कोई चीज अपने शरीर पर मल रखी थी, आदिवासी भाषा में ऊंचे स्वर में कुछ बोलकर मुकाबले की शुरुआत करने का हुक्म दिया। तलवारें और डाले थामे दोनों एक दूसरे पर झपट पड़ी। दोनों की तलवारें डालों पर पड़ी। तेज भयानक आवाज गूंजी। उसके बाद बिना किसी रोक के तलवारों के वार एक दूसरे पर होते रहे, जिन्हें वह डालों पर रोकती रही। रंगों से पुते दोनों के चेहरे हद से ज्यादा भयानक लग रहे थे। किसी का वार भी सफल नहीं हो पा रहा था। लड़ाई में दोनों ही माहिर थी। तभी सरदारनी ने युवती की टांगों पर तलवार का खतरनाक वार किया। वह उसकी दोनों टांगें काट देना चाहती थी। युवती ने उछलकर उस वार से खुद को बचाया और अपनी तलवार घुमा दी, जिसकी नोक में सरदारनी की छाती पर बंधा कपड़ा फंसा
और अगले ही पल कपड़ा कटकर दूर जा गिरा। सरदारनी की छातियां कपड़े से आजाद होते ही किसी बॉल की तरह जोर से हिलने लगी, तनी हुई सख्त कठोर छातियां। परंतु उस आदिवासी कबीले में इन चीजों का कोई महत्व नहीं था, जैसे नंगा बदन ही उनका असली पहनावा हो। सभ्य दुनिया में यह सब होता तो अवश्य हलचल मच जाती। चुईया हीरानंद जसनानी नैना के कान में बोला, वड़ी देखो, उसके सामने तू तो। नैना ने दांत बींचकर खा जाने वाली निगाहों से हीरानंद को देखा। हीरानंद जसनानी फौरन होठ बींचकर सामने देखने लगा। छातियों से कपड़ा हटते ही सरदारनी जैसे और भी खतरनाक हो उठी। वह तलवार और डाल सहित इस तरह युवती पर झपटी जैसे उस पर छलांग लगा रही हो। सरदारनी का बेहद खतरनाक वार था। युवती संभल नहीं सकी। उसने खुद को तो बचा लिया, परंतु तलवार हाथ से छूट गई। अब मुकाबले ने खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया था। उसके हाथ से तलवार छूटते ही सरदारनी के होठों से वैशी कहकहा फूट पड़ा। युवती के चेहरे पर घबराहट के भाव उभरे। सरदारनी अब बेखौफ तलवार का खतरनाक वार उस युवती पर करने लगी। युवती किसी तरह डाल आगे करके तलवार के वारों से खुद को हलाक होने से बचा रही थी, परंतु वह जानती थी कि यह सिलसिला अब ज्यादा देर नहीं चलने वाला। ऐसे खतरनाक वारों से निहत्ती वह कब तक खुद को बचा सकती है। बहुत जल्दी उसे मौत हासिल हो जानी थी। आखिर युवती ने बहुत खतरनाक फैसला किया। सरदारनी के वारों से खुद को बचाती हुई उसने डाल को छोड़ते हुए छलांग लगाई और जोक के समान सरदारनी से चिपकते हुए दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगी। यह सब एकदम हुआ, इसलिए सरदारनी संभल नहीं सकी। गला दबने की हड़बड़ाहट ने सरदारनी को बौखला दिया। उसने तलवार डाल छोड़े और दोनों हाथों से अपना गला छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। युवती जो चाहती थी वही हुआ। सरदारनी भी उसकी तरह निहत्ती हो गई थी और बस्ती के रिवाज के मुताबिक गिरा हुआ हथियार उठाकर नहीं लड़ा जा सकता। दोनों खाली हाथों से ही वैशी शेरनियों के बाती आपस में टकरा गई। युवती का खतरनाक गुस्सा सरदारनी के पेट पर जा घसा। सरदारनी के होठों से चीख निकली। वह दोहरी हुई। तभी युवती का सख्त घुटना सरदारनी के चेहरे से टकराया। सरदारनी पुनः चीखी और पीठ के बल नीचे जा गिरी। हर कोई स्तब्ध मौत की इस लड़ाई को देख रहा था। किसी को ना तो खुशी थी और ना ही गम। पीठ के बल गिरते ही सरदारनी उछलकर खड़ी हो गई। इस समय वह खतरनाक नागिन लग रही थी। उसके होठों से खून बह रहा था। खून से रंगे लाल दांत स्पष्ट नजर आ रहे थे, जिससे कि उसका चेहरा भयानक हो गया था। सरदारनी भूखे भेड़िए के भांति युवती को घूर रही थी। युवती उस पर भारी पड़ रही थी। वारों के हिसाब से अभी तक युवती ही भारी पड़ रही थी। तभी सरदारनी ने युवती पर छलांग लगाई और उससे चिपक गई। सरदारनी ने सबसे पहले तो युवती की छाती पर बंधे कपड़े को तीव्रता से झटका दिया। युवती की छाती का बंधा कपड़ा हट गया। वह भी नग्न हो गई। चुईया हीरानंद जसनानी जल्दी से बोला, देख तो इसकी। थोबड़ा बंद रखो अपना हीरानंद भाई, नैना दांत बींचकर बोली। हीरानंद जसनानी ने फौरन ही अपना मुंह बंद कर लिया। दूसरे ही पल सरदारनी ने अपना सिर उसकी नाक पर दे मारा। युवती की नाक से खून बह निकला। फिर सरदारनी के दोनों हाथ युवती की गर्दन पर टिक गए। उसी पल युवती का घुटना सरदारनी की टांगों के बीच जा लगा। सरदारनी तेज चीख के साथ पीछे हटती चली गई। युवती की नाक से बहते खून ने सारा चेहरा रंग दिया था। वह खूंखार बिल्ली के भांति सरदारनी पर झपट पड़ी। दोनों पुनः एक दूसरे की जान लेने के लिए आपस में टकरा गई। दोनों अब थक सी गई थी। उनकी लड़ाई का अंदाज सुस्त हो चला था। चकवा बस्ती वाले दमसादे यह खतरनाक लड़ाई देख रहे थे। इस लड़ाई का अंत क्या होगा, अब कोई अंदाजा न लगा पा रहा था। देवराज चौहान सख्ती से होठ बीचे यह खूनी लड़ाई देख रहा था। वह जानता था कि इनमें से कोई भी जीत जाए, परंतु उसे हासिल नहीं कर सकती। खामखा दोनों उसके लिए यह खूनी लड़ाई लड़ रही हैं। दोनों में से कोई भी कमजोर नहीं लग रही थी। इन लोगों को समझाने वाला कोई नहीं है, जगमोहन ने पूछा। कोई नहीं है, देवराज चौहान ने सिर हिलाया।
यह आदिवासी खूंखार बस्ती के लोग हैं। यह सिर्फ खून की भाषा समझते हैं, सिर्फ लाल रंग को पहचानते हैं। लेकिन सरदारनी तो पढ़ी लिखी है। वह चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, परंतु उसके संस्कार इसी बस्ती के हैं। खून खराबा ही इस बस्ती की पढ़ाई है। जिसने ज्यादा खून बहाया वही इस बस्ती का मालिक। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह रहा था, जो भी इन लोगों को समझाएगा वही मरेगा। लेकिन हम लोग क्यों रुके हुए हैं? जगमोहन ने खींच भरे स्वर में कहा। हमें तो कई बार ऐसा मौका मिला कि हम खामोशी से बुत का मुंह खोलकर खजाने की तरफ बढ़ सकते थे। फिर बेवकूफ, देवराज चौहान ने दांत पीचकर कहा, वापसी तो हमारी यहीं से होनी थी। खजाना लेकर हम बुत के मुंह से निकलते तो यह लोग हमें घेर लेते। इसलिए बाहरी सारे मामले ठीक करके ही हमें खजाने के लिए बुत में घुसना चाहिए, ताकि जब वापस आए तो निश्चित होकर आए इन लोगों से हमें किसी प्रकार का कोई खतरा न हो। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। एकाएक युक्ति ने सरदारनी के सिर के बाल पकड़े और पूरी शक्ति से सिर को घुमा दिया। सरदारनी के होठों से कराह निकली और वह दूर तक लुढ़कती चली गई। अगले ही पल सरदारनी उछली और खड़े होते ही तीर के भांति युवती पर झपटी। युवती कुछ समझती उससे पहले ही वह सरदारनी की बाहों के सख्त घेरे में थी। युवती ने अपने को उसकी बाहों के घेरे से आजाद कराने की चेष्टा की, परंतु सरदारनी की बाहों के घेरे से खुद को आजाद नहीं कर सकी। सरदारनी की बाहों का घेरा हर पल सख्त होने लगा। सरदारनी ने पूरी ताकत लगा दी थी। युवती तड़प उठी। तभी सरदारनी ने अपने मजबूत सिर का वार युवती के माथे पर किया। युवती की आंखों के आगे लाल पीले तारे नाच उठे। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सरदारनी ने युवती को तेजी से धक्का दिया। युवती नीचे गिरी। अगले ही पल सरदारनी उसकी छाती पर सवार होकर दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगी। युवती छटपटा उठी। शायद अब फैसले की अंतिम घड़ी आ पहुंची थी। युवती की आंखें लाल सुर्ख होकर बाहर की तरफ आने लगी थी। युवती तड़प रही थी। उसके ऊपर सरदारनी के दांत मौत के अंदाज में बिछे हुए थे। वह अपने इस वार को लड़ाई का आखिरी वार बना देना चाहती थी। वह हाथ आए इस मौके को अब छोड़ना नहीं चाहती थी। परंतु तभी जिंदगी और मौत के बीच तड़पती युवती ने अपने दाएं हाथ का गूसा अपने ऊपर झुकी सरदारनी के नाक पर पूरी ताकत से दे मारा। वह गूसा इतना जबरदस्त था कि सरदारनी उसका गला छोड़कर उसके ऊपर से लुढ़ककर 2-3 कदम दूर गिरी। 2 पल तो वह नीचे पड़ी अपनी सांसें ही ठीक करती रही। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुंह से नाक ही उखड़कर अलग हो गया हो। युवती ने खुद को संभाला और उठने की चेष्टा की। दोनों का बुरा हाल हो गया था। दोनों ही उठी। वह हाँफ रही थी। युवती ने अपने को उसकी बाहों के घेरे से आजाद कराने की चेष्टा की, परंतु सरदारनी की बाहों के घेरे से खुद को आजाद नहीं कर सकी। सरदारनी की बाहों का घेरा हर पल सख्त होने लगा। सरदारनी ने पूरी ताकत लगा दी थी। युवती तड़प उठी। तभी सरदारनी ने अपने मजबूत सिर का वार युवती के माथे पर किया। युवती की आंखों के आगे लाल पीले तारे नाच उठे। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सरदारनी ने युवती को तेजी से धक्का दिया। युवती नीचे गिरी। अगले ही पल सरदारनी उसकी छाती पर सवार होकर दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगी। युवती छटपटा उठी। शायद अब फैसले की अंतिम घड़ी आ पहुंची थी। युवती की आंखें लाल सुर्ख होकर बाहर की तरफ आने लगी थी। युवती तड़प रही थी। उसके ऊपर सरदारनी के दांत मौत के अंदाज में बिछे हुए थे। वह अपने इस वार को लड़ाई का आखिरी वार बना देना चाहती थी। वह हाथ में आए इस मौके को अब छोड़ना नहीं चाहती थी। परंतु जिंदगी और मौत के बीच तड़पती युवती ने अपने दाएं हाथ का गूसा अपने ऊपर झुकी सरदारनी के नाक पर पूरी ताकत से दे मारा। वह गूसा इतना जबरदस्त था कि सरदारनी उसका गला छोड़कर उसके ऊपर से लुढ़ककर 2-3 कदम दूर जा गिरी। 2 पल तो वह नीचे पड़ी अपनी सांसें ही ठीक करती रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मुंह से नाक ही उखड़कर अलग हो गया हो। युवती ने खुद को संभाला और उठने की चेष्टा की।
दोनों का बुरा हाल हो रहा था। दोनों ही उठी। वह हाँप रही थी। बहुत कम शक्ति बची थी उनमें। एकाएक सरदारनी ने खून से सने चेहरे को आस्तीन से साफ किया और कमर पर बंधे कपड़े में फंसा चाकू निकालकर हाथ में ले लिया। उसका लंबा फल चमक उठा। सरदारनी के हाथ में चाकू देखकर युवती की आंखों में खौफ नाचा। सरदारनी दांत बीचे युवती की तरफ बढ़ती रही। युवती अपनी जगह स्थिर खड़ी रही। खौफ के भाव आंखों में व्याप्त थे। करीब पहुंचते ही सरदारनी ने चाकू का वार बेहद खतरनाक अंदाज में युवती पर किया। उसने खुद को वार से बचाने की चेष्टा की। इस चेष्टा में चाकू का फल घातक जगह पर तो नहीं लगा, परंतु बाँह से चाकू का फल पूरा आर पार हो गया। युवती के होठों से गुर्राहट निकली। अगले ही पल उसने चाकू का दस्ता पकड़कर दांत बींचकर एक ही झटके में चाकू को बाहर निकाला और सरदारनी पर वार किया। सरदारनी ने खुद को बचाया। बचाते बचाते चाकू का फल टांग में पूरा का पूरा घस गया। सरदारनी ने दांत बींच लिए ताकि होठों से चीख न निकले। उसने चाकू का दस्ता पकड़कर टांग से बाहर निकालना चाहा, परंतु पहली बार में सफल न हो सकी। तभी युवती का पांव वेग के साथ उसके पेट पर पड़ा। सरदारनी उछलकर 2 कदम दूर जा गिरी। अब उसमें उठने की हिम्मत नहीं बची थी। टांग में घसे चाकू ने उसको और पस्त कर दिया था। युवती उस पर झपट पड़ी। सरदारनी ने हिम्मत नहीं हारी और दोनों टांगों में युवती का गला जकड़ लिया और जानवरों की तरह इधर उधर पटकने लगी। 2 पल में ही युवती का बुरा हाल हो गया, परंतु सरदारनी की टांग में फंसे चाकू ने उसकी आधी जान निकाल रखी थी। आखिरकार युवती की गर्दन जब उसने छोड़ी तो बेहाल युवती भी नीचे गिरकर हाँफने लगी। दोनों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि आगे का मुकाबला जारी किया जा सके। हाँफते हाँफते वह उठने की कोशिश करती और फिर निडाल होकर नीचे जा लुढ़कती। अभी फैसला नहीं हुआ था और दोनों अब मुकाबले के काबिल नहीं रही थी। इससे पहले कि कोई आदिवासी कुछ बोलता, कुछ कहता, देवराज चौहान आगे बढ़ा और ऊंचे स्वर में बोला, चकवा बस्ती के रिवाज के मुताबिक अभी तक इस बात का फैसला नहीं हो सका कि इन दोनों में से कौन मेरे साथ ब्याह करेगी और कौन सरदारनी बनेगी। अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं बची कि वह मुकाबले के लिए खड़ी हो सके। इसलिए इस मुकाबले को तब तक के लिए मुलतवी किया जाता है जब तक कि यह दोनों मुकाबले के लिए फिर से तैयार नहीं हो जाती। लड़ाई शुरू करवाने वाला आदिवासी आगे बढ़ा। हमारे देवता का हमशक्ल ठीक कहता है, इन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं बची कि मुकाबले को जारी किया जा सके। इसलिए यह मुकाबला फिर कभी के लिए। और जब तक यह दोनों मुकाबले के लिए तैयार नहीं होती तब तक हम देवता के बुत के भीतर जाकर खजाने को ले आएंगे और हमारे वापस आने पर इन दोनों का मुकाबला फिर से होगा। किसी आदिवासी ने इस बात पर ऐतराज नहीं उठाया। वह आदिवासी पुनः बोला, हमारे देवता के बुत का हमशक्ल ठीक कहता है। यह इंसान हमारे देवता के रूप में यहाँ आया है, इसलिए हम इसकी बात से इनकार नहीं कर सकते। फिर वह नीचे बुरे हाल में पड़ी सरदारनी और युवती को देखकर बोला, इन दोनों को ले चलो, इनका उपचार करना पड़ेगा। देवराज चौहान, जगमोहन, ओची, राजन चौधरी, हीरानंद जसनानी और नैना बुद्ध के सामने खड़े थे। दोपहर हो रही थी। पास में कई चकवा बस्ती वाले खड़े थे। देवराज चौहान ने ओची को साथ चलने के लिए मना किया था, परंतु ओची ने जाने क्यों जिद पकड़ ली थी कि वह भी साथ चलेगा। देवराज चौहान ने दोनों गाइडों और मजदूरों को जंगल के रास्ते वापस जाने को कह दिया था। चकवा बस्ती वालों ने ढेर सारा खाना बांधकर दे दिया था। जानबूझकर किसी ने खाने के लिए मना नहीं किया था। सरदारनी और युवती का इलाज शुरू हो गया था। दोनों की हालत अब काबू में थी। वह बूढ़ा आदिवासी बस्ती का पुजारी था और सब उसकी इज्जत करते थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी बात को मना कर सके। सरदारनी को भी उसकी बात मना करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता था। बहरहाल ऐसी नौबत कम, बेहद कम, कभी कभार ही आती थी। हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे, वह आदिवासी पुजारी देवराज चौहान से बोला। हम जल्दी ही वापस लौटेंगे, देवराज चौहान बोला।
तुम्हें मालूम है ना कि बाहर आने के लिए बुद्ध का मुंह कैसे खोला जाता है? हाँ, मालूम है। क्यों नहीं मालूम होगा? आखिर देवता के भेजे दूध को आदिवासी पुजारी बोला। देवराज चौहान ने जगमोहन को इशारा किया। जगमोहन आगे बढ़ा और बुद्ध की आगे को फैली हथेली पर उछलकर बैठ गया। अब हर किसी की निगाह बुद्ध के होठों पर टिकी थी। करीब मिनट, आधे मिनट बाद बुद्ध के होठ बेआवाज खुलते चले गए। सबसे पहले देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया, फिर ओची, हीरानंद जसनानी, नैना, राजन चौधरी। उसके बाद जगमोहन छलांग मारकर नीचे उतरा, फिर बुद्ध के खुले होठों से भीतर प्रवेश कर गया। अजीब सा सन्नाटा वहां छा गया। सब चकवा बस्ती वालों की निगाह बुद्ध के खुले होठों पर थी और फिर ठीक 5 मिनट बाद बुद्ध के होठ बंद हो गए। अब कोई कह नहीं सकता था कि बुद्ध के होठ भी कभी खुलते हैं। चकवा बस्ती का पुजारी पलटा और वहां सब लोगों को मुस्कुराकर देखा। जाओ, सब अपना काम करो, पुजारी ने हाथ उठाकर कहा। लेकिन वह लोग जो भीतर गए हैं अब वापस नहीं आएंगे, भीड़ में से एक बोला। पुजारी के होठों पर गहरी मुस्कान थिरक उठी। जो भीतर गए हैं उनमें एक हमारे देवता का हमशक्ल भी है। हमारे देवता का बेजा इंसान नहीं मर सकता। वह और उसके साथ के लोग वापस आएंगे, बहुत जल्द वापस आएंगे। चकवा बस्ती वाले खुशी से नाच उठे। पुजारी विश्वास भरे अंदाज में मुस्कुराता हुआ हाथ उठाकर आशीर्वाद की मृदा में हिलाने लगा। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।